नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। पाकिस्तान के लाहौर में आज एक बड़ा धमाका हुआ। जोहार टाउन नाम की जगह पर एक मकान के बाहर ये धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस जगह से सिर्फ 120 मीटर की दूरी पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का ठिकाना है। धमाके से आसपास के कई मकानों की दीवारें और शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। घटनास्थल की ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि किस तरह का ये ब्लास्ट था इस पर अभी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, ये जगह सिर्फ 120 मीटर दूरी पर है मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के ठिकाने से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कोशिशों के बीच कल रात आतंकवादियों ने दहशतगर्दी की एक और वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में मस्जिद के अहाते में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे और एक सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की वो आवाज जिस पर जर्रा जर्रा अल्लाह के सजदे में जुट जाता है। नमाज का वो लम्हा जब सिर्फ ऊपर वाले की खिदमत का ख्याल रहता है। अशहदु अल्ला इलाहा। उसी पाक वक्त में श्रीनगर के इस इलाके में दहशतगर्दी का खूनी खेल खेला गया। मस्जिद के पवित्र अहाते में आतंकी नई इबारत लिखी गई। ये सीसीटीवी फुटेज दहशतगर्दी की नई दास्तान है। ये रूह को हिला देने वाली है। मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर जानलेवा हमला कर आतंकियों ने अपनी कायरता एक बार फिर दिखा दी। विचलित करने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दहशतगर्दों ने पीठ पीछे इंस्पेक्टर डार पर हमला किया। रात 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर डार नमाज अदा करने नौगाम की कानीपुरा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन मजहब की आड़ में नफरत का कारोबार चलाने वालों को इससे कहां फर्क पड़ता है। 2 आतंकी आए और पीछे से डार पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही डार मुंह के बल गिर पड़े। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी आज सुबह कानीपुरा मस्जिद पहुंचे तो इंस्पेक्टर डार की शहादत के सबूत अब भी मौजूद मिले। हम इस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं। अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान, बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुँचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर 2 हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है। और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। सूत्रों के मुताबिक डार को 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत पास के SHMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डार नहीं रहे। परिवार में 13 साल की बिटिया और 10 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। साया तो आज नहीं तो कल उन दहशतगर्दों का भी उठेगा जिन्होंने ये गुस्ताखी की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। और ये घटना एक ऐसे वक्त पर हुई है जब कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग कल के दिन में होनी है। कश्मीर पर राजनीतिक खामोशी तो टूटती दिखाई दे रही है। लंबे अरसे बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल हुई है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री करने वाले, और इस बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली रवाना हो रही हैं। लेकिन उससे पहले उनके पाकिस्तान राग को लेकर उनकी नीति और नीयत पर उंगलियां उठ रही हैं।
14 महीने नजर बंद रहने वाली महबूबा मुफ्ती। We are not against, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। 8 महीने नजर बंद रहने वाले उमर अब्दुल्ला, 7 महीने नजर बंद रहने वाले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इन तीनों नेताओं को बुलावा आ चुका है, न्योता भेजा जा चुका है, इनकी तरफ से मंजूरी भी आ गई है। 24 जून की तारीख तय है। दिल्ली में मेगा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को न्योता दिया है। दावतनामे के ये तीनों बड़े मेहमान होंगे, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति बदल रही है? क्या जम्मू कश्मीर में रियायतों के दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस होने वाला है? कोई नहीं जानता 24 जून को पीएम के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा। पीएमओ की तरफ से एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी मंच खुला होगा, चर्चा भी खुलकर होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी राजनीति डगमगाने लगती है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। पीडीपी का ये पाकिस्तान राग पुराना है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कल की बैठक में महबूबा पीएम की मौजूदगी में राग पाकिस्तान गाने लगी, तो क्या ये सरकार के लिए असहज स्थिति नहीं होगी? अगर मोदी सरकार ये जोखिम मोल लेने को तैयार है, तो इसका मतलब कश्मीर पर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। खबर अब उत्तर प्रदेश से। यूपी में योगी आदित्यनाथ की राह साफ दिखने लगी है। खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनका और योगी का कोई विवाद नहीं और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी अचानक से मोल भाव करने पर उतर आई है। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की मांग रखी। मंगलवार की यह मुलाकात क्या यूपी बीजेपी का माहौल मंगलमय कर पाएगी? 5 साल लग गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर दस्तक देते देते, लेकिन जब पहुंचे तो बात भी हुई, मुलाकात भी हुई और ये भरोसा भी आया कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मोदी जी की बात है, वो पहली बार साथ कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। उस समय सिराथू जाकर के उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी और अभी एक तरह से प्रसन्नता का समय है तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो सवाल है कि बस एक मुलाकात से केशव प्रसाद मौर्य के सारे गिले शिकवे दूर हो गए? क्या योगी जी के दहलीज तक आ जाने भर से दिल का दर्द गायब हो गया, या फिर ये 2 कदम आगे बढ़ाने से पहले 1 कदम पीछे खींचने जैसा मामला है? केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला है तो मेरी तरफ से भी सलाम है। राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन म्यान से सिर्फ मौर्य जी की तलवार नहीं निकली है। दावेदारी के दौर में कई और ख्वाहिशमंद शामिल हो गए हैं। निषाद पार्टी के चीफ की ओर से भी अभी से कहा जा रहा है कि सीएम का पद बीजेपी को तो डिप्टी सीएम का एक पद सहयोगी को भी मिलना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी। लेकिन इन सब दावों के बीच से लगता तो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बाधा दौड़ पार कर ली है। फिलहाल उनके रास्ते के कील कांटे निकल चुके हैं। कम से कम बीजेपी चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेगी, ये तय हो चुका है। इस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे सर? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी ने तय कर लिया है कि चुनाव के इतने करीब पहुंचकर चेहरा बदलने का जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो नतीजों से तय होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लेकिन इन सब के बीच पंजाब की तरफ नजर डालें तो कांग्रेस की गुटबाजी का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 2 दिन से दिल्ली में बैठे कैप्टन अमरिंदर आज वापस चंडीगढ़ रवाना हो गए, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने आज जाखड़ गुट से मुलाकात की। सिद्धू अमरिंदर की मोर्चेबंदी में फंसते दिख रहे हैं। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुनील जाखड़ अब सिद्धू के बयानों पर भी नाराजगी जताने लगे हैं। वहीं कमेटी के सदस्य हरीश रावत के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में ये मामला सुलझ जाएगा। की बातों में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु ये कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए, वो बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत से वायदे पूरे किए गए हैं। लोग जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई, वो आज भी भंगड़े डालते घूम रहे हैं, वो आज भी नाच रहे हैं बाहर सड़कों के ऊपर एक कानूनी नुक्ते को लेके। वो जो है वो आज पंजाबियों के दिल के अंदर एक कांटे की तरह चुभ रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, जो वादा किया था आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, कैप्टन साहब ने जो वादा किया था, वो कार्रवाई नहीं हो पाई। उस बात पे कैप्टन साहब भी उस बात पे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। सिद्धू साहब कह रहे हैं अभी तक नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास 7-8 महीने हैं, बड़ा जल्दी इनके ऊपर भी कार्रवाई होने की बात सरकार ने भी कही है, कैप्टन साहब ने कही, कार्रवाई होगी। सुलझने की दिशा में है, मगर हमने दूसरी तरफ जो ये प्रश्न आए थे, जो जनता के प्रश्न थे, वो भी हल हों, उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी से बात की है और पार्टी ने स्पष्ट तौर पर 18 बिंदुओं पर उनसे कहा है कि आप टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई करिए। उनमें बरगाड़ी का मामला भी है और ड्रग माफिया के खिलाफ, स्वैन माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ आपको पंजाब सरकार निर्णायक प्रहार करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। बंगाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिलीप घोष इसे सिंदूर का अपमान बता रहे हैं। नुसरत की शादी लगातार विवादों में रही और इससे पहले बीजेपी की एक और सांसद ने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। नुसरत ने एक कारोबारी से शादी की थी और टर्की में विवाह के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। महिला তিনি দেশের এমপি এখন 542 জনের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের পরম্পরা সংস্কৃতিকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, সিঁদুর পরে একজনকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে বউ ভাত খাইয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে, তারপর বলছে আমার বিয়ে হয়নি। এটা হয়তো সৌগত বাবুদের আদর্শ হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নীতি আদর্শ নয়, সেজন্য তার পদত্যাগ করা উচিত। বাংলার প্রায় 6-7 লক্ষ ভোট পেয়েছেন, যারা মানুষ ভোট দিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। একজন মহিলা সিঁদুর নিয়ে তার স্বামীকে নিয়ে এই ধরনের নক্কারি করতে পারে না। পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষের কোনো জায়গা নেই, তার জন্য হয় তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা उचित, হয় তার পদত্যাগ করা उचित। पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसे अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें, अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक।